हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड के ईवीएस का चैप्टर 3, द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मैंने नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उनको भी इस चैप्टर का अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। द अर्थ मीन्स व्हाट बच्चों? अर्थ मतलब धरती, पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड यानी जो भी जीवित लोग हैं, जितने लोग भी यहाँ पे जो रहते हैं उसको बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, जो भी यहाँ पर रहते हैं वो सब हमारा क्या है? लिविंग वर्ल्ड। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ में। तो अर्थ और उसके लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमको इस चैप्टर में बताया है। देखो बच्चे, यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया है, बायोस्फीयर मतलब क्या होता है? जो भी लिविंग वर्ल्ड है, इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, जीव है, चाहे वो आकाश में रहते हो, चाहे वो धरती पर रहते हो, चाहे वो पानी में रहते हो, या चाहे जमीन के नीचे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सब हमारा किसके अंदर आता है? बायोस्फीयर में। अब देखो यहाँ पे हमको और भी दिए हैं एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फियर यानी कि हमारा जो पृथ्वी का वातावरण है, जो हवा है, जो एयर है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। ओके। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो वाटर है वो हमारा क्या है? हाइड्रोस्फीयर। एंड लिथोस्फीयर यानी सॉइल। लिथोस्फीयर क्या होता है बच्चों? सॉइल होते हैं। देखो, सॉइल में भी हमारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके। तो आई थिंक आपको ये डायग्राम हमारा समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इसमें कुछ हमको पहले क्वेश्चंस पूछे। कैन यू टेल वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम? अब बताओ बच्चों, हम पानी हमको कहाँ से मिलता है? हमको पानी कहाँ से मिलता है? मेन सोर्स क्या होता है वाटर का? रेन। क्या होता है बच्चों? रेन। Where do we lay the foundation of buildings? अब फाउंडेशन क्या होती है बच्चों? जब भी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, आजकल तो कितनी आजू बाजू में बिल्डिंग्स बनती रहती है, तो आपने देखा होगा कि लोग जमीन के अंदर बहुत डीप उसको क्या करते हैं? पहले खोदते हैं, फिर वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये क्या होता है? नींव होता है। तो फाउंडेशन हो जो बिल्डिंग की है वो कहाँ पर होती है? वो हमारी जमीन के ऊपर होती है, अर्थ के ऊपर होती है। What need do we meet through breathing? अब हमको ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? सांस लेना। क्योंकि अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो हमको क्या चाहिए? हमको ब्रीदिंग करने के लिए क्या चाहिए? एयर होना जरूरी है। विदाउट एयर क्या हम ब्रीदिंग कर पाएंगे? नो, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ इफ देयर इज नो एयर। फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट एंड हीट? अब जो हमारी अर्थ है वो लाइट मतलब रोशनी, हीट मतलब गर्मी। तो लाइट और गर्मी कहाँ से मिलती है? सोचो, कहाँ से मिलती है हमें सन से मिलती है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। Now on the surface of the earth we find land in some places and water in others. अब अर्थ के सरफेस पे यानी अर्थ की जो ऊपरी सतह पर हमको कहीं पर क्या दिखता है? पानी दिखता है, और कहीं पर हमको क्या दिखता है? जमीन दिखती है ना? आपने देखा होगा कहीं वाटर सोर्स होते हैं, कहीं पे लैंड होती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फियर। ये जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एटमॉस्फियर से सराउंडेड है, यानी कि वहां पर क्या रहता है? गैसेस रहती है, एयर रहती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस आर देयर इन अवर एटमॉस्फियर। देखो, जब हम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, देयर आर मेनी मोर गैसेस वी फाउंड इन एटमॉस्फियर। There are living things on land, in water and in the air.
जो लिविंग थिंग्स है हमारी लैंड पे भी रहते, जैसे हम हैं, हम कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। जो एनिमल्स है वो कहाँ रहती है, लैंड पे रहती है। वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स है कौन से रहते हैं, फिशेस वगैरह जो है वो कहाँ रहता है, पानी में रहते हैं। एयर में बर्ड्स है वो कहाँ रहते हैं, एयर में रहते हैं। तो लिविंग थिंग्स हमको हवा में भी मिलती है, पानी में भी मिलती है और जमीन पर भी मिलती है। द सन इज द कॉज ऑफ मैनी नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ। जो नेचुरल प्रोसेस होता है हमारा वो सब किसकी वजह से होता है, सन की वजह से। द सन इज द कॉज ऑफ मैनी नेचुरल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस आप कह लोगे क्या होता है, जैसे रेन होती है वो नेचुरल होता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जो माउंटेन्स होती है, जो सॉइल्स हमारा फॉर्मेशन होता है वो सब क्या है, हमारा नेचुरल होता है। क्या हम उसको बना सकते हैं, नहीं, वो नेचर ही बनाता है। और तो नेचर किसके कारण बनाता है, सन की वजह से। इफ देयर इज नो सन, नो नेचुरल प्रोसेस विल बी देयर ऑन द अर्थ। वाटर, लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट एनवेलप ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ का जो एनवेलप है, यानी कि अर्थ है हमारे किससे कवर्ड है, वाटर भी है अर्थ में, लैंड भी है और एयर भी है। अभी हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। The biosphere spreads in all the other 3 spheres. अब ये तीनों स्पीयर्स को मिला के हमारा क्या बनता है बच्चों, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स ऑल लिविंग बींग्स। ओके, the lithosphere and the hydrosphere. The earth's crust is hard. It's mainly made of rock. अर्थ क्रस्ट, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के क्रस्ट पे रहते हैं। जमीन का जो ऊपरी सतह होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अभी क्रस्ट हमारा क्या है, आप देखो हम लोग रहते हैं वहां पे, हमारा हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। वो किसका बना हुआ है, रॉक का। रॉक यानी पत्थर, चट्टान, तभी तो वो इतना हार्ड है। When we travel in hilly regions, we see layers of soil and rock along road cuts. अब जब हम हिली रीजन्स में जाते हैं, पहाड़ के साइड में जाते हैं, तो हमको क्या दिखता है, सॉइल की लेयर्स दिखती है। क्या दिखता है, सॉइल की लेयर्स दिखती है, रॉक्स दिखते हैं, रोड कट्स पे हम ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स वी विल बी एबल टू सी। We see grassy expanse of land in some places and only sand in others. अब हमको क्या है, कहीं कहीं पे हमको ग्रासी एक्सपांस दिखता है। ग्रासी एक्सपांसेस मतलब क्या होता है बच्चों, हरी घास, जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, ग्रीनरी होती है, वो हमको दिखाई देता है। आप कभी माउंटेन के रीजन्स में जाओगे तो आपको दिखाई देगा, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा। कहीं पे जब हम जाते हैं तो वहां पर हमको सिर्फ ग्रीनरी दिखती है, कहीं पे हमको सिर्फ लैंड और मट्टी ही दिखती है, सिर्फ सैंड ही दिखता है, वहां पे कोई ग्रीनरी नहीं होती है। The land is covered with crops in some places and with forest in others. जो हमारी लैंड्स है वो भी कहीं पे हमारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। क्या अभी हर जगह हमारे क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो होने के लिए उसके जो रिक्वायर्ड सॉइल होती है वो होना चाहिए, नहीं तो क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो नहीं होते हैं। और कहीं पे फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट मतलब क्या होते हैं बच्चे, जंगल होते हैं, जंगल। क्रॉप्स मतलब अनाज। Sometimes we get to see the deeper layers of soil into which the tree roots spread. कहीं कहीं पे हमको क्या दिखता है, सॉइल है बहुत नीचे तक जमीन में सॉइल रहती है, तो जहाँ पे ट्रीज की जो रूट्स है वो नीचे बहुत, जैसे अभी हम बैनियन ट्री देखेंगे, बैनियन ट्रीज की जो रूट्स है बहुत नीचे तक स्प्रेड होती है। पेपर ट्री होता है वो, उसकी भी जो ट्री रूट्स है वो बहुत नीचे तक जमीन में डीप रहती है। At others we see rocks split apart by tree rocks. देखो आप लोगों ने बच्चों कहीं पे देखा होगा, कहीं अपने आजू बाजू में भी देखा होगा, कहीं पर जो ट्रीज होते हैं वो जमीन के बीच में से, दीवार के बीच में से भी वो ग्रो हो जाते हैं। कहीं वो स्प्लिट होता है, उसे रॉक से वो स्प्लिट हो जाता है, वो टूट जाता है और जो ट्री है वो वहां से निकल जाता है। आपने कहीं देखा होगा जरूर। There are gentle mountain slopes as well as sheer cliffs of rock. कहीं पर क्या होता है, जेंटल माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स मतलब क्या होते हैं बच्चों, पहाड़ होते हैं।
देखो यहाँ पे हमको माउंटेन्स बताया भी है कि माउंटेन्स क्या होते हैं। ये हमारे क्या है, माउंटेन्स, ये जेंटल माउंटेन्स होते हैं। कहीं पे क्लिफ होती है, क्लिफ ऑफ रॉक्स होते, शीर क्लिफ ऑफ रॉक्स यानी कि जो पॉइंटेड चट्टाने होती है, रॉक्स होते हैं जो बहुत क्लिफ होती है। All these land features are a part of the Earth's lithosphere. ये सारी जो लैंड फॉर्म्स है वो किसके पार्ट हैं, हमारे लिथोस्फीयर के पार्ट्स होते हैं। Much of the Earth's surface is occupied by water. The lithosphere extends under these water too. अभी देखो ये हमारा जो अर्थ सरफेस है ना, उसका जो अगर हम अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट्स अर्थ के हमारा क्या है, वाटर है। ओनली 1 पार्ट ऑफ द अर्थ इज लैंड। अब जो वाटर के अंदर भी हमारा क्या होता है बच्चों, लिथोस्फीयर होता है। जैसे अभी सी है, रिवर है, तो उसके नीचे रिवर बेड होते हैं, सी बेड्स होते हैं, तो वो क्या होता है, वो लिथोस्फीयर का ही पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिथोस्फीयर है वो वाटर के अंदर भी यानी वाटर के नीचे भी एक्सटेंड होता है। अबाउट 1/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड। जैसे अभी आपको मैंने बताया अबाउट 1/3 यानी कि 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स हमारी अर्थ का क्या है, लैंड है। A vast continuous stretch of land is called a continent. अभी जो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा ले लो आप, तो उसको क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूस लैंड होना चाहिए, एकदम कंटिन्यूसली स्ट्रेच हो रहा है, काफी लंबा है, बहुत बड़ा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्टिनेंट। Now the land on earth is divided into 7 continents. हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स है बच्चों, 7 कॉन्टिनेंट्स है। How many continents are there? There are 7 continents on the earth. They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica and Australia. These are the 7 continents on our earth. अब सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। अब बच्चों हम किस में रहते हैं, अभी हम एशिया में रहते हैं, तो हमारा कॉन्टिनेंट भी क्या है, सबसे बड़ा है। वी लिव इन विच कॉन्टिनेंट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है ना बच्चों, एक कंट्री है और कॉन्टिनेंट भी है। एक ऐसे ओनली एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जो कि एक कंट्री है। ओके, नाउ द लैंड इज नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस। अभी आप देखो क्या लैंड आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देती है, इवन दिखाई देती है, नहीं, लैंड कभी भी इवन नहीं हो सकती। The unevenness give different shapes to the land in different places. जो अनइवननेस यानी कि जो अनइक्वल लैंड है उसकी वजह से डिफरेंट शेप्स होते हैं हमारे अर्थ पे। आपको पता है कौन कौन से शेप्स होते हैं, देखो हमारे इसमें प्लेटोज होते हैं, अर्थ होते हैं, प्लेन होती है, वैलीज होती है, माउंटेन्स होती है, कितने सारे हमारे क्या है अर्थ के डिफरेंट शेप्स हैं। क्यों है ये सब अर्थ में, क्योंकि अर्थ है वो इवन नहीं है। अगर अर्थ इवन होती तो माउंटेन्स है, हिल्स है, प्लेटोज है, ये कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अर्थ इवन नहीं है तो इसकी वजह से ये डिफरेंट शेप्स हमारे इसमें आए हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट शेप्स है उसको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। ये लैंड की वजह से बने हैं ना, तो इसके लिए वो क्या बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स। इन द पिक्चर अबव you can see some land forms like the plain, hill, mountain, etc. ये देखो बच्चों, ये रहा हमारा माउंटेन, ये हमको हिलॉक दिया है, ये सीशोर, ये प्लेन, ये रिवर, वैली, ये सब किसकी वजह से बने हैं, ये हमारे किसकी वजह से बने हैं, बिकॉज ऑफ द अनइवननेस ऑफ द अर्थ। 2/3 of the Earth's surface is covered with water. अभी आपको बताया
2/3 पार्ट है वो हमारा अर्थ का किससे कवर है? वाटर से कवर है, यानी कि पानी से कवर है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशियंस। तो इन सबसे ज्यादा पानी इनका यहाँ पर है ओशियंस में, जो समुद्र बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। अब बच्चों, हाउ मेनी ओशियंस आर देयर? 5 ओशियंस आर देयर। कितने ओशियंस है, कितने महासागर है? 5 है, 5 है। What are they? Namely, the Atlantic, Pacific, Arctic, the Southern Ocean and the Indian Ocean. कितने हैं नाम बच्चों? एक बार फिर से बोलो। Atlantic, Pacific, Arctic, Southern Ocean and the Indian Ocean. These are the 5 oceans we found on our Earth. Now the land along the margins of an ocean is called the coastal regions. अब जो समुद्र के बाजू में, यानी कि या फिर जो वाटर बॉडीज के बाजू में जो लैंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल रीजन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कोस्टल रीजन्स। वाटर बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आर फॉर्म्ड अलोंग द कोस्ट। अब जो कोस्ट है वहां पे डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप्स की वाटर बॉडीज है वो फॉर्म होती है। वाटर बॉडीज मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे तालाब है, नदी है, ये सब हमारे क्या हो गए? सागर, ये सब हमारे वाटर बॉडीज होते हैं। जहाँ पे हमको पानी मिलता है वो हमारे क्या है? वाटर बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल सी, समुद्र, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक, ये सब क्या बच्चों? ये क्या है? वाटर बॉडीज, बिकॉज वी फाउंड वाटर। दीज वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ द ओशियन। ये जो वाटर बॉडीज है कौन कौन से है? देखो, सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक, ये सब किसके पार्ट्स है? ये हमारे ओशियन के पार्ट्स है। Now surface water. There are many streams of water flowing over the land. अब पानी की तो बहुत सारे स्रोत हैं वो जो हमारे लैंड पे से बहते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं, यानी बहते रहते हैं पानी। This water is not salty but fresh. ये वाटर कैसा है बच्चों? सॉल्टी नहीं है, यानी कि वो पानी नमक वाला नहीं है, नमकीन नहीं है, वो क्या है? फ्रेश वाटर है। These streams of water may be rills, brooks, streams or rivers. Rills are the smallest and rivers are the biggest. अब ये जो वाटर है, सरफेस वाटर, वो क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रीम्स, रील्स हो सकते हैं, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स। इसमें जो रील्स है वो सबसे छोटा सरफेस वाटर बॉडी है और जो रिवर है वो सबसे बिगेस्ट है, यानी कि सबसे बड़ा है। Now reels, brooks, streams join each other to form rivers. अब कौन कौन अपने आप को ज्वाइन करते हैं? देखो बच्चों, रेल्स को, ब्रुक्स एंड स्ट्रीम, ये क्या करते हैं? अपने जब ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से तो क्या फॉर्म होता है? रिवर्स। रिवर मतलब क्या होता है बच्चों? नदी। रिवर्स विच ज्वाइन टू मेक a bigger river are called tributaries. अब जो ये वाटर बॉडीज हमको पता है, रिवर्स जो ज्वाइन होती है बड़ी रिवर्स को, वो क्या होती है? उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक नदियां होती है वो। इन सम प्लेसेस रिवर कैस्केड्स डाउन सडन ड्रॉप। कभी कभी क्या होता है ना, कहीं प्लेसेस पे जो रिवर है वो कैस्केड्स मतलब अचानक से ही वो रिवर है वहां से फ्लो होने लग जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर फॉल। वो क्या होता है हमारा? वाटर फॉल। ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशियंस। और आखिर में जाके सारी रिवर्स है वो कहाँ पर मिक्स होती है? ओशियंस में, यानी जो हमने पढ़े ना 5 ओशियंस, उन ओशियंस में जाके वो मिल जाती है ना। देखो अभी लेक्स, लेक्स भी क्या है? हमारा एक वाटर बॉडी है।
A water body formed by water collecting naturally in a low-lying area of land is called a lake. जो वाटर बॉडी है जो नेचुरली फ्लो होता है, नेचुरली बना है, कहाँ पर? लो लाइंग एरिया ऑफ लैंड, जहाँ पर एरिया का लैंड का कौन सा एरिया होता है? निचली सतह जिसको हम बोलते हैं, वहां पर हमारा क्या फॉर्म होता है? लेक्स फॉर्म होते हैं। नाउ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर मतलब पानी, आइस आपको पता है आइस क्या होता है? बर्फ होती है। तो वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन्स दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। वाटर पार्टिकल्स होते हैं जो क्लाउड में, वो क्या होता है? फ्रीज होते हैं, यानी वो ठंडा होते हैं, जमते हैं। और जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वो वहां पे किस फॉर्म में नीचे आते हैं? स्नो के फॉर्म में नीचे आते हैं। तो हम हिली रीजन्स पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ना वहां पे क्या हो रहा है? स्नोफॉल हो रहा है, वहां पे क्या गिर रही है? बर्फ गिर रही है। तो क्यों गिर रही है? कि वहां पे ठंडा रीजन होता है, और ठंडा रीजन होने की वजह से जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रेन वहां पर क्या होता है? स्नोफॉल होता है। When layers of snow pile up on the ground, they form ice. अभी जो स्नो है वो पाइल अप होते हैं, यानी वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे आइस बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं। When such layers of ice pile up in low-lying area, they become enormous in size. और जब ये आइस है, जो बर्फ के टुकड़े हैं, वो लो लाइंग एरियाज में एक साथ में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? एनॉर्मस इन साइज, यानी बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। दिस ह्यूज मास स्लिप्स डाउन अ स्लोप एट वेरी स्लो स्पीड, दिस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। अभी जो इतने ह्यूज मास होते हैं, अभी बर्फ के इतने बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत लार्ज स्केल में होते हैं, बहुत एनॉर्मस साइज के होते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? बहुत ही स्लो होगी। क्या होती है? एकदम धीरे 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 आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। वो क्या होता है बच्चों? हमारा ग्लेशियर। There are also huge blocks of ice floating in the sea. They are called icebergs. कुछ huge blocks होते हैं आइस के जो समुद्र में तैरते रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइसबर्ग्स। ये जो बच्चा आइसबर्ग्स होते हैं ना, वो इतने ह्यूज होते हैं और इतने बड़े होते हैं ना, वो किसी अगर शिप से टकरा जाते हैं तो वो शिप में होल कर देते हैं। वो इतना उसमें स्ट्रांग होते हैं, इतनी ताकत। आपने टाइटेनिक का सुना होगा, टाइटेनिक जो शिप है वो डूब गई थी। वो कैसे डूबी थी? वो जो आइसबर्ग से ही वो टकराई थी और उसमें पानी भर गया था, क्योंकि जो वो टाइटेनिक शिप थी उसमें होल हो गया था। अब नेक्स्ट क्या है? ग्राउंड वाटर। Besides these water bodies on the earth's surface, there is a lot of water stored in the underground layers of rock. Besides ये सब पानी के अलावा जो हमारी जमीन है, अर्थ की जो सरफेस है, उसके नीचे अंडरग्राउंड मतलब जमीन के भी नीचे काफी पानी है। वो क्या होता है? स्टोर होता है, कलेक्ट होता है। जो जमीन के अंदर का जो पानी, जब बारिश आती है तो पानी कहाँ चला जाता है? जमीन में बाहर चला जाता है वो पानी। तो वो पानी कहाँ जाके स्टोर होता है? हमारे अंडरग्राउंड में स्टोर होता है। इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और उसके नीचे जो पानी कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। We reach it by means of dug wells and bore wells. Many lakes and wells get water from underground springs. अब यहाँ का ये जो पानी है अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे वाला पानी है, वो हमको कहाँ से मिलता है? या तो बच्चों हम क्या करते हैं? वेल्स। देखो जी, क्या है? वेल, कुआं हम खोदते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? पानी मिलता है। फिर या तो हमको कहाँ से पानी मिलता है? बोर वेल्स से। बोर वेल से हमको पानी मिलता है। The water or ice that occupies the earth's surface, groundwater and the water vapor in the atmosphere
टुगेदर फॉर्म द अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर। अब ये सब जो वाटर है, या तो वो वाटर हो या चाहे वो आइस हो, वो अर्थ के सरफेस पे हो यानी कि अर्थ के ऊपर हो, या फिर अर्थ के नीचे हो, ग्राउंड वाटर में हो, या फिर वो कहाँ वाटर वेपर के फॉर्म में हो जो एयर में होता है, वो सब मिलाकर क्या हमारा बनता है हाइड्रोस्फीयर। इट मीन्स टोटल वाटर, चाहे वो एयर में हो, जमीन के नीचे हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, वो सब हमारा क्या फॉर्म करता है हाइड्रोस्फीयर। क्या फॉर्म करता है हाइड्रोस्फीयर। द एटमॉस्फियर, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। अब बच्चों एटमॉस्फियर क्या होता है? जो हमारे अर्थ के अराउंड पूरा एयर होती है, जो एनवेलप यानी कि अर्थ के आजू बाजू में जितनी भी एयर होती है वो अर्थ एयर से कवर्ड रहती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एयर इन द एटमॉस्फियर बिकम्स रेयरर। जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फियर है वो क्या हो जाता है? कम कम होता जाता है। यानी धरती से हम जितना ऊपर ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फियर हमारा थिन हो जाता है, कम हो जाता है। द एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब जो ये एयर है हमारी, वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स्ड होती है, पहले भी मैंने आपको बताया। अब कौन कौन सी गैसेस होती है उन्होंने हमको नाम से बताया। क्या क्या गैसेस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर भी हमारा क्या इसका एटमॉस्फेयर में आता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देयर आर सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। इसके गैसेस के अलावा भी और भी जो गैसेस होती है वो भी एयर में होती है, हवा में होती है, बट वो बहुत ही स्मॉल मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी मतलब मात्रा, बहुत कम मात्रा में वो गैस है वो एयर में हमको मिलती है। सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर आर नेम्ड एज ए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब जो हमारी लेयर्स है एटमॉस्फियर, अभी हमने भी पढ़ा कि लेयर हमारी जो एटमॉस्फियर है वो क्या है? अर्थ के सराउंडिंग एरिया है, सराउंडिंग जो एयर है वो पूरा हमारा एटमॉस्फियर में आता है। अब एटमॉस्फियर में भी जो लेयर्स होती है, देयर डिफरेंट लेयर्स इन द एटमॉस्फियर आल्सो, वो हमारा क्या होता है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो अर्थ के जो सबसे नजदीक वाला हमारा लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फियर। The layer that extends from the Earth's surface to a height of about 13 kilometer is called troposphere. अब ट्रोपोस्फियर वो अर्थ के सबसे नजदीक है और वो कितने हाइट पर है बच्चों? 13 किलोमीटर। अर्थ से 13 किलोमीटर ऊपर हमारा कौन सा लेयर है एटमॉस्फियर का? ट्रोपोस्फियर। The conditions in the troposphere change continuously. They affect the living world to a great extent. अब ट्रोपोस्फियर में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी कंडीशंस होती है, वो हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और अर्थ पे यानी कि किसको करेगी? लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग बींग्स को कंटिन्यूसली इफेक्ट करती है। उसके हमको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, जो आंधी तूफान व्हाटएवर इज देयर दैट अफेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमारे अर्थ लिविंग वर्ल्ड को बहुत ज्यादा ही मात्रा में वो क्या करता है? अफेक्ट करता है। अब उसके ऊपर द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। अब जो सरफेस है हमारा अर्थ का वो गर्म होता है। किसकी वजह से हीट होता है? क्योंकि हमको क्या मिलता है? सन से हीट मिलती है, यानी गर्माहट मिलती है। एंड यू नो कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। Hence the air nearest the surface
is the hottest. As we go higher in the troposphere, it becomes cooler. तो इसकी वजह से जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है ना, क्योंकि अर्थ पे डायरेक्टली रेज हमारी सन की आती है। तो जो एयर सरफेस के नजदीक है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, और जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे एयर हमारी क्या होती है, ठंडी ठंडी होती जाती है। तो जो नजदीक होता है वो सबसे ज्यादा गर्म, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी हवा है वो क्या होगी, कूलर होगी, यानी कम गर्म होगी, ठंडी होगी। अब almost all the water vapor in the atmosphere is contained in the troposphere. जितना भी वाटर वेपर है हमारी अर्थ का वो ऑलमोस्ट कहाँ पर हमको मिलता है, ट्रोपोस्फियर। कहाँ पर मिलता है बच्चों, ट्रोपोस्फियर में। That is why all weather related phenomena such as formation of clouds, rain, fog, winds and storms take place in the troposphere. तो इसकी वजह से ही जितने भी वेदर मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारा मौसम रहता है, जो मौसम से रिलेटेड जो फिनोमिनन होते हैं, जो घटनाएं होती है, जैसे कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना यानी बादल बनना, बारिश आना, फॉग होना यानी जैसे धुआं वगैरह होता है ठंडी में, विंड्स होती है, हवा चलती है, तूफान आते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारा कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में। The air on high mountain is rarer than the air near the Earth's surface. अब हाई माउंटेन पे जो एयर होती है ना बच्चों वो क्या होती है, कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी एयर है वो कम होती जाती है, और अर्थ के सरफेस के यहाँ पे हमारी एयर है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं तो अपने साथ में क्या कैरी करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, है ना, क्योंकि वहां पे उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एयर नहीं होता है। एयर नहीं होगा तो हमको ब्रीदिंग कैसे करेंगे, हमको ब्रीदिंग करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, हमारी एयर होती है। तो एयर वहां पे जैसे ऊपर जाते हैं एयर कम होती जाती है, तो इसलिए वो क्या कैरी करते हैं अपने साथ में, ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। The air on the high mountain is rarer than the air near the Earth's surface. Aeroplanes fly in the higher parts of the troposphere. अब जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, जो फ्लाइट्स होती है वो भी कौन से लेयर में फ्लाई करती है, ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्फीयर। द एयर इज वेरी रेयर, वहाँ पे हवा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत रेयर होती है, यानी बहुत कम होती है। Therefore, arrangements have to be made to ensure that the passengers get enough air for breathing. इसलिए एरोप्लेन में लोगों ने ऐसा ही वहाँ पे अरेंजमेंट्स करके रखते हैं, यानी कि जो पैसेंजर्स है यानी कि जो यात्री है जो एरोप्लेन में जैसे के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं उनको इनफ यानी काफी एयर मिल जाए, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए उनको एयर कम नहीं हो। Now beyond the troposphere up to a height of about 50 kilometer from the earth is the layer called the stratosphere. अब अर्थ से 50 किलोमीटर, इट्स नॉट फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर, इट इज फ्रॉम अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की जो लेयर है वह वो हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। In the lower part of the stratosphere there is a layer of a gas called ozone. और जो लोअर पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर का वहां पर क्या होता है, एक और लेयर है जो कि गैस का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। जो ये ओजोन लेयर होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, सन की जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उससे हमको लिविंग बीइंग को प्रोटेक्ट करती है।
Ultraviolet rays coming from the sun are harmful for living things. जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो डायरेक्टली जो हमारे सन से आती है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। हार्मफुल होती है मतलब वो हमको बहुत नुकसान पहुंचाती है। बट द ओजोन लेयर अब्सॉर्ब्स देम एंड प्रोटेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम दोज रेज। लेकिन तो क्या होता है, जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, जो यूवी रेज जो हार्मफुल है हमारे लिए उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और वो अर्थ तक यानी ट्रोपोस्फियर तक वो पहुंचती नहीं है, तो हमारे तक नहीं आएगी। तो इससे वजह से हमको वो यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिलता है। आजकल बच्चे बोलते हैं ना यूवी रेज हमारे यहाँ पे हमको बहुत नुकसान पहुंचाती है, डायरेक्टली सन रेज आती है। वो ओजोन लेयर है क्या है, वो ग्रीन हाउस की इफेक्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा वो क्या हो गया है, थिन होता जा रहा है। वो बहुत ही पतला 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 होता जा रहा है और अगर वो बहुत ज्यादा ही थिन हो गया, फट गया, तो डायरेक्ट यूवी रेज हमारे ऊपर ही आएगी और जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। देखो यहाँ पर बच्चों हमको यहाँ पर डायग्राम भी दिया है। ये देखो ये हमारा अर्थ के बाद में यहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फियर, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो फ्लाइट्स है वो भी हमारे किस में जाती है, ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर के बाद में हमारा कौन सा स्फीयर है, स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर के जो लोअर लेयर है वो हमारा क्या है, ओजोन लेयर, जो कि हमको यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर हमारा मेसोस्फियर, उसके बाद में आइनोस्फियर एंड उसके बाद में एक्सोस्फियर। हाउ डज इट रेन? बच्चों बारिश कैसे होती है? वाटर ऑन द अर्थ इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जो वाटर है अर्थ पे वो इवेपोरेट होता रहता है यानी उड़ता रहता है भाप बन के। किसकी वजह से? सन के हीट की वजह से। कंटिन्यूसली पानी है वो, देखो अभी आप एक कटोरी में पानी रख के रखोगे थोड़ा सा, वो आप उसको 2 दिन के बाद में देखोगे तो वो कटोरी आपको खाली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो क्या हो गया, पूरा इवेपोरेट हो जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वाटर दैट हैज percolated into the soil also evaporates due to the heat and enters the atmosphere। जो वाटर परकोलेट मतलब जो सॉइल ने एब्सॉर्ब कर लिया था, सॉइल के अंदर चला गया था, वो वाटर भी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। किसकी वजह से? हीट की वजह से। सन की जो हीट होती है उससे वो उड़ जाता है एंड एंटर्स द एटमॉस्फियर। और कहाँ पहुंचता है जाकर? एटमॉस्फियर में पहुंचता है। एज वाटर वेपर इज लाइटर then air it rises high up into the atmosphere। अभी जो वाटर वेपर होता है ना वो क्या होता है, हवा से लाइट होता है, हल्का होता है। अब वो जब हल्का होता है तो वो एयर के ऊपर चला जाता है। इट राइजेस हाई अप इनटू द एटमॉस्फियर। अब वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फियर जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो एयर है वो कूल होता है, तो वहां पर हम उसको क्या होगा, वो कूल होते जाएगा। तो वो किसमें कंडेंस हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि पानी की बूंदें बन जाती है, छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती है। The droplets are so small and light that they float in the atmosphere। और ये जो पानी की बूंदें होती है वो इतनी छोटी होती है, इतनी हल्की होती है कि वो एटमॉस्फेयर में क्या करती है, फ्लोट करती है। फ्लोट करती है मतलब वो तैरती है। इन द एटमोस्फियर फॉर्मिंग क्लाउड्स। और वही जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या करते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं यानी बादल बनाते हैं। These small droplets join together and form bigger drops which are heavy। अभी बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, जो पानी की बूंदें होती है, वो एक साथ में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, पानी की बड़ी बूंद बनाती है, बिगर ड्रॉप्स बनाते हैं। और जो बिगर ड्रॉप्स होगी वो क्या हो जाती है, फिर हैवी हो जाती है। जो छोटी छोटी रहती है तो वो क्या रहती है, स्मॉल रहती है और हल्की भी रहती है। और जब बहुत सारी जो ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। हैवी मतलब वो थोड़ी भारी हो जाती है।
दे कैन नॉट फ्लोट। अब वो हैवी हो जाती है तो वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट नहीं कर पाती, तैर नहीं सकती है। Such drops of water fall down on the earth in the form of rain। अब वो फ्लोट नहीं कर पाती है तो वही वाटर क्या है, पानी की जो बूंदे हैं वो कहाँ गिर जाती हैं, अर्थ पे गिर जाती है। वो किस तो क्या बोलते हैं हम, क्या हुआ, रेन हो गई, बारिश होती है। तो दैट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के फॉर्म में वही पानी की बूंदे नीचे वापस से आ जाती है। यानी कि जो नीचे से वो ऊपर जाती है इवोपोरेट होके, फिर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होता है, फिर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स होके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होके वापस से वही बूंदे हैं पानी की बारिश के रूप में नीचे आती है। फिर से ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलता रहता है। These रेन वाटर फ्लोज इनटू रिल्स। वही रेन वाटर रिल्स में जाते हैं, स्ट्रीम्स में जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, एंड फाइनली इनटू द सी। आइस इन द स्नो कवर्ड रीजन्स आल्सो मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन टू फाइनली फ्लो इनटू द रिवर। अभी जो आइस है वो जो स्नो कवर्ड रीजन्स में होता है वो भी हीट की वजह से क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है, किस सन की हीट की वजह से, और कहाँ जाकर मिलता है, रिवर में मिल जाता है। This process of evaporation, condensation and rainfall go on in a continuous cycle। ये जो प्रोसेस है किस किस का, इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का, रेनफॉल का, ये क्या है, कंटिन्यूस होता रहता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वाटर साइकिल इन द नेचर। दिस इज नोन एज द वाटर साइकिल इन नेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ये जो सारा प्रोसेस है, जो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और रेनफॉल, वो कंटिन्यूसली नेचर में होता रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाटर साइकिल इन नेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द बायोस्फीयर। कैन यू टेल, make as long as a list as you can of all the living things you see in the lithosphere, hydrosphere and atmosphere। It means कि लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं उसकी हमको क्या बनाना है, एक लिस्ट बनानी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज There are innumerable kinds of living things on the earth। अब जो लिविंग थिंग्स है अर्थ में वो इतने सारे हैं कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते थे। सो मेनी इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, जो वायरस होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। तो वो भी हमारे किस में इंक्लूडेड होते हैं, बायोस्फीयर में, बिकॉज बायोस्फीयर इंक्लूड्स ईच एंड एवरी लिविंग थिंग। द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ डिफर इन मैनी वेज। अब जो अर्थ का जो रीजन है वो ऑल ओवर द अर्थ सेम होगा, नो, इट विल डिफर। डिफर मतलब अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा, सेम नहीं होता है। Some regions are always covered with ice, while others have a hot climate। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो पोल्स में होते हैं, वो हमेशा आइस से कवर्ड रहते हैं। जैसे अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो क्या रहता है, आइस से कवर्ड रहता है। और कुछ हमारे क्या होते हैं, हॉट क्लाइमेट, यानी कि क्या होते हैं, वो हमेशा गर्म रहते हैं। कौन सा, जो इक्वेटोरियल रीजन्स पे होते हैं वहां पर क्लाइमेट हमेशा क्या होता है, हॉट रहता है, वहां पर हमेशा गर्मी ही रहती है। देयर आर माउंटेन्स इन सम प्लेसेस एंड प्लेन्स इन अदर्स। कहीं पर माउंटेन्स हैं तो कहीं पर क्या है, प्लेन्स है। माउंटेन्स मतलब आपको पता है अभी क्या होता है, पहाड़ होते हैं। प्लेन्स मतलब जो जमीन, समतल जमीन, इवन प्लेस। सम प्लेसेस हैव अ लॉट ऑफ रेनफॉल व्हाइल अदर्स आर ड्राई डेजर्ट्स। कहीं पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, यानी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कहीं पर क्या होता है, डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है।
There are salty seas and oceans and also fresh water lakes. अब वह यहाँ इसी अर्थ में क्या है, सॉल्टी सीज है यानी कि जो नमकीन पानी होता है वो है, ओशियंस और सी का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है जो हम पीने के यूज नहीं कर सकते। और वहीं पे हमको फ्रेश वाटर के लेक्स भी मिलते हैं। द ओशन इज शैलो नियर द कोस्ट बट अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन द ओशन कैन बी सेवरल किलोमीटर्स डीप। जो ओशंस होते हैं वो कोस्टल रीजन्स पे यानी कोस्ट पे क्या होते हैं, शैलो होते हैं, यानी ज्यादा डीप नहीं होते, ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कोस्ट लाइन से दूर जाएंगे तो जो हमारा ओशियंस है वो बहुत डीप होता है, सेवरल किलोमीटर्स डीप होता है, यानी बहुत किलोमीटर्स क्या होता है, गहरा होता है। We see a great variety in the living things that inhabit these different regions. अब इतने सारी डिफरेंट तरह की जो रीजन्स है, सॉरी, वहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ की जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। क्योंकि जो हॉट क्लाइमेट में जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो कोल्ड रीजन्स में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और जो कोल्ड रीजन्स में रहने वाले हैं वो हॉट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, इवन ह्यूमन बींग्स, हम वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो हर जगह पर अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स हमको मिलते हैं। द पोलर बेयर इज सीन ओनली इन द स्नो बाउंड पोलर रीजन्स। जो पोलर बेयर है वो हमको क्या हॉट क्लाइमेट में दिखाई देगा, मिलेगा वहां पर नहीं मिलेगा। वो हमको कहाँ मिलता है, स्नो बाउंड रीजन्स में ही मिलता है, यानी कि जो जगह पर बर्फ गिरती है, स्नो से कवर रहता है, उसी जगह पर हमको क्या मिलता है, पोलर बेयर मिलता है। Zebras are found in Africa and kangaroos are found only in Australia. Zebras हमको कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, और जो कंगारूज होते हैं वो हमको क्या कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस को कंगारूज भी बोलते हैं। मैच के टाइम पे आपने कभी सुना होगा। These animals are not found in any other regions. ये और कई रीजन से नहीं मिलते हैं। Elephants and lions are found in regions of hot climate. Elephants और मतलब हाथी, लायंस मतलब शेर, वो कहाँ पर मिलते हैं हमको, कौन से रीजन्स में, जहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है, वहाँ पर हमको हाथी और शेर मिलते हैं। प्लांट्स इन ऑल दीज डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो शो अ ग्रेट वेराइटी। जो प्लांट्स होते हैं, जो झाड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें भी काफी डिफरेंट वेराइटीज होती है। एक ही तरह के झाड़ हमको हॉट क्लाइमेट में और स्नो रीजन्स में नहीं मिलते हैं। दिस वेराइटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज डिफरेंट रीजन्स। अब जो वेराइटीज होती है वो क्या होती है, उस रीजन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस रीजन्स की फीचर्स उसमें हमको प्लांट्स में दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो कैक्टस है वो डेजर्ट में ही बहुत अच्छी तरह ग्रो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कैक्टस के ग्रो होने के लिए पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, और डेजर्ट में वैसे भी पानी हमको नहीं मिलता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल अभी स्नो बाउंड रीजन्स है, वहां पर हमको कौन से ट्रीज ज्यादा मिलते हैं, पाइन ट्रीज मिलते हैं। पाइन ट्रीज क्या होते हैं बच्चों, कॉनिकल शेप में होते हैं। देखो यहाँ पे हमको एक पिक्चर भी दी है, ये पाइन ट्री का है, इसमें कैसे शेप में है, कॉनिकल शेप में है। तो जब यहाँ पे इस पे बर्फ गिरती है तो बर्फ यहाँ पे कलेक्ट नहीं होती है, वो बर्फ यहाँ से स्लाइड होके नीचे गिर जाती है। तो ये इस तरह के प्लांट्स है हमको कहाँ मिलते हैं, स्नो बाउंड रीजन्स में मिलते हैं। तो वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट ट्रीज मिलते हैं, तो क्योंकि उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो many different kinds of plants, animals and microorganisms are found everywhere on the earth.
अलग तरह तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे हमको अर्थ पे मिलते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? सेम नहीं होते, अलग जगह पर अलग अलग तरह के मिलते हैं। ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन दी एयर, पानी में भी, जमीन पर भी और एयर में भी जो मिलने वाले एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन दी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अभी बच्चों आपको मैंने बताया जो लिविंग थिंग्स है वो कहाँ कहाँ पे हमको मिलते हैं। लिथोस्फीयर यानी सरफेस, सॉइल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हमको मिलते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी के अंदर भी हमको बहुत तरह के, डिफरेंट तरह के क्या मिलते हैं? लिविंग थिंग्स हमको मिलते हैं। एंड इवन एटमॉस्फियर, दे आल्सो इंटरेक्ट विद दीज स्पीयर्स। अब ये जो है वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं कि लिथोस्फीयर में है, हाइड्रोस्फीयर में है कि एटमॉस्फियर में है। दिस लिविंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर। तो ये जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स लिथोस्फीयर में रहे या हाइड्रोस्फीयर में रहे या एटमॉस्फियर में रहे, उन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? बायोस्फीयर। It means biosphere consists all living things exist in lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Always remember, all animals, plants and microorganisms are dependent on one another. सारे जो एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बच्चों? डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे अभी हम समझो हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम भी तो हमारे फूड के लिए डिपेंडेंट है ना। किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। जो नॉन वेज खाते हैं वो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। और एनिमल्स अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? तो प्लांट्स भी तो डिपेंडेंट होते हैं। अभी बोले कि प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स हमारी सॉइल जो रहती है, सॉइल से अच्छी ग्रो होती है, तो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वही तो सॉइल को क्या बनाते हैं? फर्टाइल बनाते हैं, और उसकी वजह से जो प्लांट्स है वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो इट मीन्स हर जो लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। They are also dependent on the spheres of the earth. अब जो स्पीयर्स में जहाँ रह रहे हैं लोग, लिथोस्फीयर में रह रहे हैं, चाहे हाइड्रोस्फीयर में रह रहे हैं या चाहे एटमॉस्फीयर में रह रहे हैं, उस पर भी डिपेंडेंट रहते हैं। देखो अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, तो अब एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो हाइड्रोस्फीयर में ही रह पाएंगे। विल दे बी एबल टू लिव इन एटमॉस्फीयर और लिथोस्फीयर? नो। अभी अगर मछली को, फिश को हमने पानी से निकाल दिया तो वो क्या होगी? वो मर जाएगी, वो बाहर आके सरवाइव नहीं कर पाएगी। और जो एनिमल्स लैंड पे रह रहे हैं, ओके, वो अगर उसको हम पानी में डाल दें तो क्या वो पानी में जी पाएगा? नहीं, वो पानी में डूबकर मर जाएगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वो अपने अपने स्पीयर्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं। The biosphere is where they take birth, live and die. और बायोस्फीयर क्या है? पूरा है जहाँ पर उन लोग बर्थ लेते हैं, जन्मते हैं, रहते हैं और वहीं पर वो क्या होते हैं? डाई होते हैं, यानी कि वो वहीं पर मरते हैं। The earth's crust and a small hard portion of the layer under it is called the lithosphere. अब बताया लिथोस्फीयर क्या है। हमने आज क्या 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 पढ़ा इस चैप्टर में? ये इसका पूरा क्या है, उसमें को हमको पूरा ब्रीफ में बताया है। तो जो अर्थ का क्रस्ट है, यानी कि अर्थ का जो ऊपरी सतह है, और स्मॉल हार्ड पोर्शन ऑफ लेयर अंडर इट इज, और उसके अंदर नीचे जो हार्ड पोर्शंस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। About 1/3 of the Earth's surface is occupied by land, while about 2/3 is covered with water.
1/3 है अर्थ के सरफेस का, वो क्या है, लैंड है, और बाकी का जो 2/3 है वो क्या है, वाटर है। नाउ नेक्स्ट, सरफेस वाटर, आइस ऑन द लैंड, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टुगेदर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पानी होता है। तो जितना भी पानी है सरफेस वाटर पे हो, चाहे आइस हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे वाटर वेपर हो, उन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, हाइड्रोस्फीयर। ओके, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। जो एनवेलप है एयर का, हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर है, एटमॉस्फियर है ना, वातावरण है, जो पूरा एयर से हमारा अर्थ कवर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। द वाटर साइकिल ऑन द अर्थ गोज ऑन कंटिन्यूसली। जो वाटर साइकिल है वो अर्थ पे कंटिन्यूसली चलती रहती है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग, हमेशा वो क्या है, चलता ही रहता है। इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर वाटरफॉल होगा, फिर वाटरफॉल होगा यानी रेन होगी, तो रेन से वापस वाटर इवेपोरेट होगा, फिर से कंडेंस होगा, फिर से रेन होगी। तो ये जो साइकिल है वो क्या है, चलता रहता है कंटिन्यूसली। द ओजोन गैस इन द स्ट्रेटोस्फीयर absorbs the harmful ultraviolet rays coming from the sun and protects the living things from them. जो अभी ओजोन गैस है वो कौन से स्पीयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। वो क्या करती है, यूवी रेज होती है यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो सन की, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। वो उस रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, यानी हमको हमारी रक्षा करती है। किससे, यूवी रेज से। कौन करता है, ओजोन। Now living things occupy parts of the lithosphere, hydrosphere as well as the atmosphere. अभी लिविंग थिंग्स है वो कहाँ कहाँ पर हमको मिलते हैं, लिथोस्फीयर में भी मिलते हैं, हाइड्रोस्फीयर में भी मिलते हैं, एज वेल एज एटमॉस्फियर में भी हमको लिविंग थिंग्स मिलते हैं। लिविंग थिंग्स एंड ऑल द पार्ट्स दे ऑक्यूपाई are together called the biosphere. Living things and all the parts they occupy, और जो parts उन लोग occupy कर रहे हैं उनको हम मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों, biosphere. This is called biosphere. Okay? तो बच्चों इसके साथ ही हमने जो चैप्टर 3 है वो आज फिनिश कर दिया है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना, ताकि उनको भी ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।